सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th नंबर लेक्चर लेकर आए हैं। किसका? करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 12th का है। 10th मत समझ लेना, क्योंकि क्लास 10th में भी है। फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने आपको केवीएल, केसीएल, वीट स्टोन ब्रिज और उसके रिगार्डिंग सारी क्वेश्चन समझाए। 4th लेक्चर में हमने आपको करेंट, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सारी बेसिक चीजें समझाई। आज 5th लेक्चर जो है क्लास 12 के फिजिक्स का, फिजिक्स क्लास 12th, और चैप्टर नंबर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है। और इसका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। वो बात करने जा रहे हैं आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी तो सुना था सर हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन शिप बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या है। ये सारी चीजें आज की क्लास में होगी, लेक्चर नंबर 5th में। सबसे पहले आपने छोटी मोटी बात पढ़ी थी कि चार्ज जो है वो उसकी यूनिट आपने देख ली थी कि क्या होता है, कूलम्ब होता है। फिर आपने देखा चार्ज बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। फिर आपने पढ़ा करंट के बारे में। करंट के बारे में बोला कि इसको हम डिनोट करते हैं आई से, जैसे चार्ज को क्यू से। इसकी जो यूनिट होती थी वो एम्पियर होती थी। फिर आपने देखा कि करंट बराबर I इक्वस टू क्यू अपॉन टी होता था, जहां से आप Q इक्वस टू आई टी भी लिख सकते हो। फिर आपने पढ़ा था एवरेज करंट के बारे में, जहां पर आपने देखा था I इक्वस टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होती है। फिर आपने पढ़ा इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में, जहां पे आपने देखा I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होती है, और I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी पढ़ा। फिर हमने लास्ट क्लास में इरेज करते, जो पढ़ाने वाले हैं आज समझ ही गए हो। देखो तुम लेके चलेंगे इन सब चीजों को, एकदम पहुंच जाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ठीक है, आपने देखा लास्ट क्लास में और उससे भी पहले कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज करंट समझ गए। लास्ट क्लास में आपने देखा कि अगर कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर, ये मान लो कोई एक कंडक्टर है विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। जहां पे हमने बोला था स्मॉल एन बराबर होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और देखा गया है कि n जो है लगभग 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 टू द पावर 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कंडक्टर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टर के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब बातें आप जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। फिर आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ा था, जो पढ़ा वो जान लो, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने में आसान होगा और समझ में भी आएगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मान लो पर्दे के पीछे कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, किसकी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपस में पैरेलल भी हो और इक्विडिस्टेंस हो। ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पैरेलल टू वन अनदर एंड इक्विडिस्टेंट। एक तो पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के और इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। ये चार्ज जो पर्दे के पीछे होता था उसको हम देखते नहीं थे और समझ जाते थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना होगा। अगर पर्दे के पीछे कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स दी नेगेटिव चार्ज बनता था। यूनिफॉर्म तो बनता ही था और साथ ही साथ टुवार्ड्स दी नेगेटिव चार्ज बनता था, ऐसा बनता था। ये सब चीज ऑलरेडी हम जानते थे। ये भी कैसा होता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। और हमने बोला था कि आपके एनसीईआरटी के लेवल पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, यानी प्लस क्यू चार्ज अगर पर्दे के पीछे है, जो पर्दे के पीछे हमें दिखता नहीं था तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। पर्दे के अंदर है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल टू वन अनदर और आपस में दूरी बराबर होगी। यहां तक सारी बातें समझ में आई। फिर आपने पढ़ा था एक चीज और कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब समझ लो, फिर आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर्दे के पीछे पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा और इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा QE। और अगर इसी पर्दे के पीछे से जो पॉजिटिव चार्ज है, और इस समझो पर्दे के पीछे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बना होगा। पर्दे के पीछे नेगेटिव चार्ज रहा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड बना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा गया है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगता है QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है QE। इतना तक कोई दिक्कत है। और इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में इतना सारा इलेक्ट्रॉन है 10 टू द पावर 29। तो अगर ये बहुत बड़ा सरफेस कंडक्टर होगा तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर आपने एक चीज और देखा था कि एक कंडक्टर के अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मजे में घूम रहे होते हैं जब तक उससे बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हो। अपने मजे में घूम रहे होते हैं। जैसे आप जब तक हमारी वीडियो नहीं आती है तब तक आप पढ़ते नहीं हो, वीडियो आती है तो फिर पढ़ना शुरू कर देते हो। तो उसी तरह जब तक बैटरी वगैरह नहीं जुड़ा हुआ था तब तक मजे में इधर उधर सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने रैंडम मोशन में थे। जैसे ही बैटरी जुड़ जाता है तो बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाता था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाता था। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ चीजें फर्स्ट चैप्टर में और कुछ चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4th नंबर वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी समझाने जा रहे हैं। ठीक है, लिख लो, लिख लिया, इरेज करें, लिखो लिखो लिखो, ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, अच्छा कोई बात नहीं, ले लो, लिख लो। अब एग्जाम टाइम है तो क्या स्क्रीनशॉट खेलने में लगे हुए हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लिख लो। स्क्रीनशॉट खेलकर टाइम वेस्ट मत करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, फिर उस स्क्रीनशॉट को बैठ के लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है एक बार पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, कहानी खत्म। दूसरी बार में जब रिवाइज करना होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास एक बढ़िया सा नोट्स होगा। देखो समझ लो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, फिर उसका फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है समझ लो पहले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो हमारे पास बहुत एक कंडक्टर है, सपोज कर लो। इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ लो, फिर हम इसके फार्मूला को डिराइव कर देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम सबसे पहले डिनोट करते हैं, वो वेलोसिटी को किससे, v से, और ड्रिफ्ट है इसलिए यहां d लगा देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है अपने मस्ती में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने मस्ती में घूम रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, कोई डायरेक्शन है नहीं, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, एकदम मस्ती में है।
जैसे ही हम इस कंडक्टर के थ्रू एक बैटरी लगाते हैं, जैसे ही आपने बैटरी लगाया तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूमने में व्यस्त था, जैसे हमारी वीडियो आती है उससे पहले आप इधर उधर घूमने में व्यस्त थे, अब पढ़ने में लग गए, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूमने में व्यस्त था वो अब एक डायरेक्शन में आ गया। समझेंगे 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 समझेंगे। अब वो एक डायरेक्शन में आ गया, ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चलने लगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल के बाहर निकला। तो एक बात समझेंगे, इलेक्ट्रॉन जब इधर से चल के बाहर निकल रहा होगा तो आसानी से नहीं निकल पाएगा। ये ऐसे नहीं चल रहा होगा कि बहुत प्रेम से ऐसे चलते हुए बाहर निकल गया, ना 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 ना। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकदम भरे पड़े हैं, जितना हम बना नहीं सकते उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो ना, स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ये कंडक्टर का एक यूनिट से ज्यादा वॉल्यूम है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा सीधा घूम के नहीं आ पाता, उसको परेशानी क्या झेलनी पड़ती है। देखने में लगता है कि सीधा सीधा बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है, समझाते हैं कैसे क्या होता है। होता कहानी ये है, 10th तक लेवल तक तो इतना ही जानते थे हम। होता ये है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है, 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 बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा था कि हम सीधा सीधा जाए, आगे बढ़ा, इससे टकरा गया। अब इससे आगे बढ़ा, इससे टकरा गया, इससे ऐसे गया, इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर यहां पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे टकरा गया, फिर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे टकरा गया, फिर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे टकरा गया, यानी इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इससे टकरा गया, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से चलने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। सुनेंगे 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 सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि लड़ाई करते हुए गया है। जैसे दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में चले जाओ, ठीक, या किसी बड़े मार्केट में चले जाओ, 31st को किसी मॉल में चले जाओ, आप चाहते हो कि उस दुकान तक पहुंचे, लेकिन बगल वाला इधर धक्का दे देगा, उसके बगल वाला इधर धक्का दे देगा, उसके बगल वाला, यानी आपको जाना यहां है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने में इतना सारा धक्का लगा कि आप कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तब जाके वहां पहुंच। तो किसी भीड़ भाड़ एरिया में चले जाओ, जैसे रावण दहन होता है जहां पर दशहरे के दिन, वहां चले जाओ, या कहीं डिज्नीलैंड लगे वहां चले, जहां बहुत भीड़ भाड़ होता है। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। वहां जैसे ही जाते हो आप, तो आप चलना चाहते हो सीधा, लेकिन चल नहीं पाते, कोई इधर धक्का दे देगा, इतना भीड़ होता है, कोई इधर धक्का दे देगा, कोई ऐसे, यानी आपको जाना था यहां से यहां, इधर 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 होते होते यहां से यहां पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग गया। तो इलेक्ट्रॉन को जाना था सीधा सीधा, लेकिन वो सारे से टकराते 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 जा इतना ही पाया। देखो इधर से टकरा, इसको जाना था इधर सीधा, इससे टकराया, 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 और बाद में यहां पहुंचा। यानी यहां से वो चला बहुत तेजी से, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लगभग 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो? 10 टू द पावर 6, यानी 1 करोड़ 10 लाख के लगभग, 10 लाख एक सेकेंड में जा रहा है। लेकिन ये क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर आप एवरेज वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पहुंच, स्पीड क्या हुआ, जितनी तेजी में चल रहे हो। वेलोसिटी, आप यहां खड़े हो, यहां पर कितनी देर में पहुंचे हो, तो ये एवरेज वेलोसिटी जो होता है ये बहुत छोटा होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये बहुत छोटे वेलोसिटी से चलता है। और यही जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है, यही इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और अगर आप कार बाइक वगैरह चलाते हो, ड्रिफ्ट का मतलब समझते हो, जाने के लिए एकदम पूरा चक्के को रगड़ के जमीन पे चलना, रगड़ के चलते हो एकदम धुआं उड़ा के, वो वाली ड्रिफ्ट। यानी इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहता था सीधा सीधा, लेकिन सारे जगह टकरा टकरा कर, वो स्पीड उसकी बहुत तेज, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन टकराने की वजह से वो अभी तक यहां से लेकर यहीं तक की दूरी तय कर पाया, पूरी दूरी तय ही नहीं कर पाया। यानी उसको जाना यहां तक था, यहां तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी टकराने की वजह से बहुत कम थी, और वही उसकी एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ में आया? पक्की वाली बात, श्योर शॉर्ट। चलो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करके हम आपको दिखा देते हैं। इरेज करें,
ये समझने वाली बात थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। यानी इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा नहीं जाता जैसा हमें दिखाया जाता है कॉपी किताब में 10 तक जैसा पढ़ाया गया। बेचारे को बीच में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा 90% ले आता है तो हम कहते हैं कितना टैलेंटेड है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो 90% लाने के लिए उस बच्चे ने अपनी जिंदगी का खास इंपॉर्टेंट टाइम जहां पे उसके फ्रेंड दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे, उनके फैमिली मेंबर शादी फंक्शन अटेंड कर रहे थे, उस समय वो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, उसके छोटा भाई क्रिकेट खेलने जाता था और वो पढ़ाई कर रहा था। यानी बीच की मेहनत कोई नहीं देखता, लास्ट का रिजल्ट ही देखा जाता है। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन की लास्ट की रिजल्ट देखते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी लड़ाइयां करनी पड़ती है और लड़ाई करने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड तो 10⁻⁶ है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ यानी बहुत कम है। यानी बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है। आगे की तरफ देखो तो ऐसे चल बहुत तेजी से रहा है, लेकिन आगे की तरफ देखो तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है सीधा लाइन में, क्योंकि इधर से टकराते टकराते उसकी लाइन सीधी बहुत धीरे हो पा रही है। यानी एवरेज वेलोसिटी उसकी बहुत स्लो होती है। यही है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो मान लिया हमने कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बना ली हमने अपने मन से, ठीक है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तैयार किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हमने एक कंडक्टर डाल दी। क्या डाल दी, कंडक्टर डाल दी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आया है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर डाल दी। अब हम जानते हैं कि इस कंडक्टर के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी दिखाया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, सपोज कर लो ये 3 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, ये आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझाया है हमने। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा, 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 यानी इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जिधर अगर अपोजिट में नेगेटिव चार्ज आता है तो बचे हुए जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर there is an external electric field जो हमने दिया है, that is given by us, that is given by us, हमारे द्वारा दिया गया है। अब उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। यानी उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर में मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन था या 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने के लिए अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर। जो कहना चाह रहे उस बात को सुनो। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना दिया, 3 न्यूटन पर कूलम का दिया, तो तब तक चार्ज इधर इधर होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाता रहेगा, जब तक अंदर का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी 3 न्यूटन पर कूलम का ना हो जाए। लेकिन क्या 3 न्यूटन पर कूलम होने की वजह से अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए? नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, उसके पास बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की ताकत है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाया जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको मदद मिल रही थी तब तक वो चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो रहा था। क्या हो रहा था? चार्ज इज accumulated on its cross section area। उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, और वो तब तक एक्यूमुलेट हो रहा था जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
बराबर ना हो जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी निगेटिव साइन लगेगा, यानी दोनों आपस में बराबर है, डायरेक्शन में अलग है तो अपोजिट लगा। इससे इधर किया तो अब आपने देखा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो है वो दोनों का सम जो है वो 0 हो गया। यानी यहां से आपने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में है, इनसाइड में है, वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन स्टिल देयर इज lots of free electron inside conductor, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अंदर में है। अब जो इलेक्ट्रॉन को अपना जगह मिला, यहां पहुंच गया, पॉजिटिव इधर पहुंच गया, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी रैंडम मोशन में घूम रहे हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी जिससे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ 3 इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन कूलम बना ले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, उतना इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में अभी भी घूम रहे हैं। यानी एक ही टीचर से पढ़ने वाला 4 बच्चा पढ़ रहा है, वो 4 बच्चे खुश है, बचे हुए 6 बच्चे 10 बच्चे मस्ती में घूम रहे हैं। तो उसी तरह जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए था जिससे ई इंड्यूस जो है एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, उतना इलेक्ट्रॉन गया और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अंदर में मस्ती कर रहे हैं। जो बचे हुए अंदर में इलेक्ट्रॉन मस्ती कर रहे हैं उसमें मान लेते हैं कि ये कंडक्टर था हमारा। समझेंगे जो हम समझा रहे हैं उस बात को पकड़ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत आसान हो जाएगी। हमने बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को हमने डाला तो उस कंडक्टर का उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्यूमुलेट हुआ जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बने जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, अंदर में अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और हर इलेक्ट्रॉन की मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी μ1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लो वो इधर घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी μ2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है उसकी वेलोसिटी μ3 है। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर घूम रहे हैं उसकी वेलोसिटी μ1 है। तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इसलिए लगता है कि जब हम इसको समझो, लिख लिया पक्की वाली बात। देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इस बात को पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। हमने बोला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वहां तक कोई तकलीफ है नहीं सर। अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर डाल दिया तो जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आके ताकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना बन जाए, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर में 0 हो जाए। लेकिन अंदर में अभी भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री मोशन कर रहे हैं। ये सब जो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है वो पूरा देख के अंदर में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, हमें बाहर से लग रहा है कि अंदर में कोई मूवमेंट नहीं है, वो इसलिए लग रहा है कि इन सबका इंडिविजुअल मूवमेंट तो है, लेकिन सबका जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि μ1 प्लस μ2 प्लस डैश 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 μn अपॉन n होता है, तो एवरेज 0 है। एवरेज इसीलिए 0 है क्योंकि सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इधर से ये टकरा रहा है, इधर से ये टकरा रहा है, तो कोई इधर उधर घसक नहीं रहा है, इधर उधर घूम नहीं रहा है, तो इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, हमें ऐसा लगा। लेकिन इंडिविजुअली ईच इलेक्ट्रॉन इज स्टिल, लिखो एट ई नेट बराबर 0, जब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, स्टिल individually each electron is moving with some velocity, तब भी हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट their average velocity is 0, so it seems like that इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है नहीं।
वो मूव कर रहा है, लेकिन सब इंडिविजुअल जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, लेकिन ओवरऑल जब एवरेज निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। बात समझ में आई? यहां तक की स्टोरी समझ में आई? लिखो जो भी लिखना है, लिख लिया, इरेज करे, पक्की वाली बात। अब हमने क्या किया कि ये जो चार्ज एक्यूमुलेट, नीचे का इरेज करते हैं, सब चीज लिख लो, सिर्फ ये बातें को साइड में रहने देते हैं कहीं पर, ये सब हटा देते हैं, 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 सब लिख लिया होगा आपने, टाइम दिया था हमने। ये सब हटा देते हैं, 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 ठीक है। अब यहां पर हमने एक चीज तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर अंदर में है फिर भी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्लस प्लस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबकी एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज मतलब टोटल अपॉन नंबर होता है, वो क्या है? 0 है। वो क्या है? 0 है। एवरेज इंडिविजुअल सबके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन एवरेज देखते हैं तो हमें 0 लगता है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो है अंदर में रुका हुआ है। अब हमने क्या किया, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको रहने दिया, इसको हटाया नहीं। ई एक्सटर्नल जो था 3 न्यूटन पर कूलम, उसको रहने दिया। अब जो इंड्यूस्ड बन रहा था उसको हटा दिया। कैसे हटाया? हमने कहा भैया ऐसा काम करो कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये बैटरी जोड़ दो। अब बैटरी जैसे ही जोड़ोगे, बैटरी को जैसे ही इससे कनेक्ट किया आपने, क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, यानी जो चार्ज इज एक्यूमुलेटेड, तो चार्ज एक्यूमुलेशन जो है वो स्टॉप हो गया, इज स्टॉप, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लगे, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पर अब चार्ज एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा है, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोइंग प्रोड्यूस, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब बन ही नहीं रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अब बाहर अंदर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेशन जो रुक रहा था उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दिया। कोई दिक्कत? अब एक टर्म आता है जिसका नाम है कर्नल्स। इसका मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है ना, तो इस जगह को जैसे ही छोड़ा, मान लो इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां पहुंच गया, तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है वहां पर ऐसा कुछ पॉजिटिव बन जाता है, और इसको कहते हैं कर्नल्स। तो हो ये रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ा, आगे बढ़ा, अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो जगह छोड़ के कहीं आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे कर्नल हो गया। फिर ये कर्नल से दूसरे कर्नल टकराया, हर जगह जो समझो जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा था, टकराने का हम बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहा था। हो ये रहा था कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहीं और आगे बढ़ चुका था, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से टकरा रहा था। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह आगे छोड़ चुका था, तो यहाँ कहीं कर्नल से टकरा रहा था। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ चुका था, कर्नल से टकरा रहा था। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ चुका था, कर्नल से टकरा रहा था। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ चुका था, कर्नल से टकरा रहा था। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ चुका था, कर्नल से टकरा रहा था। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो तो 10⁶ मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो बहुत बहुत छोटी थी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से भागा भागा घूम फिर के सिर्फ यहां से लेकर इतनी ही दूरी तय कर पाया, इतनी ही दूरी तय कर पाया। यही इसकी एवरेज वेलोसिटी है, और इसी को आपकी बुक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानती है। कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात समझ गए। चार्ज एक्यूमुलेशन रुक चुका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ चुके हैं, ठीक है। हटा दे, कर्नल भी समझ गए, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां पर एक पॉजिटिव बन के आ जाता है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक कर्नल से दूसरे कर्नल की तरफ टकराता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो इस टकराने के बीच में देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर यहां टकराया, फिर ये कहीं आगे बढ़ के यहां टकराया,
फिर ये कहीं आगे बढ़ के यहां टकराया, फिर ये कहीं आगे बढ़ के यहां टकराया, फिर ये कहीं आगे बढ़ के यहां टकराया और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करके आगे बढ़ा, यानी ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, जिसको Vd कहते हैं। तो कहता है एक कर्नल से दूसरे कर्नल के बीच में टकराने के बीच में जो टाइम बचता है, जो टाइम लगता है, उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। एक कर्नल से दूसरे टाइम, ये क्या है, टाउ मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। उसी के बीच में एक कर्नल से दूसरे कर्नल टकराने के समय में जो जगह बचता है उसको कहते हैं लेम्डा। लेम्डा का मतलब होता है फ्री पाथ, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और आगे बढ़ाओगे बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम है उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो फ्री पाथ है उसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन पहला है तो इसकी वेलोसिटी μ1 है। उसी तरह दूसरा भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यहां से चला, यहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी μ1 थी, अब इससे टकराया तो वेलोसिटी कुछ चेंज हुई और फाइनल वेलोसिटी v1 आ गई। समझो आराम से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम कंफ्यूज आपको बिल्कुल करना नहीं चाहते। एक घोट पानी सिर्फ पी लेते हैं, फिर एक बार और बकवास करते हैं आपको, ताकि बकवास समझ में अच्छे से आ जाए, बकवास में दिक्कत ना हो। हम कह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो अपना जगह छोड़ चुका है ना, तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ा है वहां कर्नल बन गया है। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ ऐसे बढ़ना चाहता था, बढ़ा, जैसे ही बढ़ा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था अपनी जगह छोड़ चुका है, कर्नल बना दिया। अब इस कर्नल से कहीं इधर जाके टकरा गया, फिर ये कर्नल कहीं इधर जाके कोई इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ा वहां टकरा गया, फिर ये इधर आके कहीं टकरा गया, फिर ये यहाँ पर आके कहीं टकरा गया। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से सिर्फ यहीं तक चला और यही इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो चलने, अब एक इलेक्ट्रॉन जो पहली बार टकराया उस समय मान लेते हैं उसकी स्पीड μ1 थी, अब किसी चीज से टकराने से उसकी स्पीड में चेंजेज आएगी। तो मान लेते हैं जब पहले से दूसरे टकराने पर आया तो पहले वक्त उसकी इनिशियल स्पीड μ1 थी, तो दूसरे वक्त उसकी फाइनल स्पीड v1 थी। अब एक कॉलिजन से दूसरे में टकराने के बीच का जो टाइम है उसको टाउ, और एक कॉलिजन से दूसरे के बीच में टकराने का जो टाइम है उसको लेम्डा कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो ये दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन है, वो भी इसी तरह कर्नल से टकरा रहा होगा, इधर कर्नल से टकरा रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो इनिशियल वेलोसिटी μ2 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसके लिए τ1 है, इसके लिए λ1 है, इसके लिए τ2 है, इसके लिए λ2 है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद अपनी स्पीड अलग तरीके से चेंज करेगी। तो मान लो इन दोनों को दो सक्सेसिव कोलिजन करने में 2 सेकंड का टाइम लगा, तो इसलिए इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ1 है। ये इसके बीच का दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर था तो उसका एवरेज मीन फ्री पाथ जो है λ1 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मान लो 1 सेकंड की जगह 4 सेकंड का टाइम ले लिया, उसको जगह ज्यादा मिल गया तो τ2 है। उसके बीच का फ्री पाथ मान लो ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा हो गया, तो मान लो वो 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो बदलती चली गई। इस इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ वेलोसिटी, क्योंकि इसके साथ आसपास इलेक्ट्रॉन कैसा है उसके हिसाब से इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ। इसी तरह मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी कर्नल से टकराएगा, फिर इधर भी कर्नल से जाके टकराएगा, तो इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ2, मीन फ्री पाथ λ2, इनिशियल वेलोसिटी μ3, फाइनल वेलोसिटी v4। इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यही काम करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ1 है, फ्री पाथ λn है, और इनिशियल वेलोसिटी μ1 है, और फाइनल वेलोसिटी v1 है। अब आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे आपने पढ़ा था v = u + at पढ़ा था, कोई दिक्कत है? अब आराम से चीजों को समझना है, हटा इन सबको, लिख लो।
इरेज करें, कर दो सर। अब यहां से जब आप डालोगे तो आप बोलोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमने पढ़ा है सर। तो v की जगह आप डाल दिया v ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो, इज इक्वल टू इस म्यू1 की जगह क्या डालोगे, तो बहुत सारे हैं। मान लो अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे, समझेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, v1 इक्वल टू म्यू1 प्लस a1 इंटू t1। एक्सेलरेशन क्या होगा, t1 की जगह तो आप लिख लोगे टाउ1, क्या लिख दोगे, टाउ1। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपने देखा है कि जो कंडक्टर को आपने रखा है उसको किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो 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 देखो, अब आप जानते हो जब भी ये कंडक्टर के अंदर क्या है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ जाएगा, और बैटरी भी लगाया है आपने तब भी इधर की तरफ ही आएगा। अब जब भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उसको इस तरफ फोर्स लगेगा QE। Q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स बराबर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन क्या होता है, F इक्वल्स टू ma होता है, तो A इक्वल्स टू F अपॉन m। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स की जगह क्या है, E है, तो माइनस E अपॉन m। यहां से आपको क्या लगा कि एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, और जिसके पास एक्सेलरेशन होता है उसकी स्पीड इंक्रीज करते रहती है। यहां से आपने एक चीज और देखा कि इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन, इट मींस इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। आपको ऐसा लगा कि इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, बट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में ड्रिफ्ट कर रहा है, सो इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, आराम से समझो, बात को समझोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला, कहानी को सुनो, हमने बोला है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख दोगे। मान लो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 न्यूटन पर कूलम का है, तो उसमें अगर एक कंडक्टर को आप रख देते हो तो उस कंडक्टर का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा जितना इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके, जो कि 3 न्यूटन पर कूलम का होगा, जिसकी वजह से ई नेट टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने की वजह से हमें ऐसा फील होगा कि अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो रुका हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी वेलोसिटी से घूम रहा है। लेकिन उसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो है वो 0 होता है। फिर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रहते हुए हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था वो एक्यूमुलेट होना बंद हो गया। अब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन के घूमा तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमना चाहता था सीधा सीधा, लेकिन घूम नहीं पाया क्योंकि कर्नल्स आ जा रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहा था वहां पर ऐसा कुछ गोला पॉजिटिव बन जा रहा था जिसको कर्नल्स कह रहे थे। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसकी इनिशियल स्पीड v1 थी, फाइनल स्पीड सॉरी फाइनल स्पीड v1 थी। दो कर्नल से टकराने के बीच का जो टाइम था वो τ1 था, और जो पाथ था वो λ1 था। और इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहे थे। तो हमने बोला हर इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल स्पीड है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए μ1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए μ2, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए μ3, इसी तरह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए μ1। उसी तरह जो फाइनल स्पीड है इसका, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए v1, दूसरे के लिए v2, तीसरे वाले के लिए v3, चौथे वाले के लिए v4, पांचवे वाले के लिए v5, इसी तरह v1 है। सबके बीच का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, पहले वाले के लिए τ1, दूसरे वाले के लिए τ2, तीसरे वाले के लिए τ3, चौथे वाले के लिए τ4 और nth वाले के लिए τ1। जो बीच का फ्री पाथ है, पहले वाले मान लो कुछ दूरी इतनी है तो λ1, किसी में इतनी है तो λ2, किसी में इतनी है तो λ3, सबका अपना अपना पाथ है, फ्री पाथ, वो हमने बता दिया। फिर हमने बोला कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है v इक्वल्स टू u प्लस at। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा v1, इसकी जगह लिखा μ1, a की जगह क्या लिखेंगे वो समझा रहे हैं, t की जगह लिखा τ1। a की जगह आपने बोला
कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फोर्स लगता है QE, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस EE डाल दिया। F इक्वल टू ma होता है तो A बराबर F अपॉन me हो गया, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास एक्सेलरेशन है माइनस EE बाई m, या और इसको अगर मॉड में डाल दोगे एक्सेलरेशन को तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव की, तो ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो हमें मैक्सवेल थ्योरी फिजिक्स में पढ़ाया था मैक्सवेल ने कि दुनिया में जो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसके पास भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, बाइक को अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो वही चीज हमें लगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है यानी उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर हमने देखा नहीं ऐसा हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन चल तो बहुत तेजी से रहा है, एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी बहुत छोटी सी है, इसीलिए हमें लग रहा था कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, बट ड्रिफ्टिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेजुअली स्पीड उसकी इंक्रीज नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन हैज अ एक्सेलरेशन स्टिल ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कहानी समझ में आ रही है? अब यहां से आपने डाला दूसरे ए की जगह आप क्या डाल दोगे, E बाय M, कोई दिक्कत? अभी A1 ही रहने देते हैं, डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, तो यहां डाल दिया A1। अब ये सब कहानी को आप लिख लो, अब हम लिखते चले जाते हैं। उसी तरह V2 के लिए डालोगे तो μ2 प्लस A2 इंटू टाउ 2, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, लिख लो, इरेज करें, हाँ सर कर दो। अच्छा एक और बात, सबके पास एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्यों चेंज होगा? सबकी जो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। देखो ना, वेलोसिटी चेंज कहाँ हो रहा है, हमको लग रहा था कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, लेकिन ड्रिफ्टिंग की वजह से वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी ए की जगह तो सब जगह ए ही रह जाएगा। कोई दिक्कत है? लिखो, इस बात को लिख लो अच्छे से, फिर आगे स्टोरी समझाते हैं। एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बहुत कोशिश करेंगे आपको प्यार से समझाने की। लिख लिया? ये बात सब समझ रहे हो ना? अब आपके मन में आएगा सर हमको डिराइव करना होगा तो कैसे लिखेंगे, इतना स्टोरी समझ गए। अब देखो डेरिवेशन अगर आपको ड्रिफ्ट इतना तो समझाया हमने, अब हम प्यार से आपको ये लिख के समझा देते हैं कि आपको डिराइव करना होगा तो कैसे लिखोगे, डिराइव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब स्टोरी समझ गए। अब हम आपको साफ साफ लिख के ये समझा देते हैं कि एग्जाम में कैसे हम डिराइव करेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या हम सर इसी तरह का कहानी सुनाएंगे? नहीं, आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे। सबसे पहले आराम से देखो कैसे करोगे, हम लाइन बाय लाइन करके आपको अच्छे से दिखा देते हैं। अभी तक हम आपको समझा रहे थे क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है, समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम समझाने की ज्यादा कोशिश कर रहे थे। अब हम लिख के अच्छे से समझा देते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे डिराइव करेंगे इन चीजों को, वो हम दिखा देते हैं। आप आराम से समझो, घबराने की जरूरत नहीं। हम लिख दे रहे हैं कैसे आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। अभी तक जितना भी चीज समझा ना, वो समझ लो कि हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। कि आप समझ जाओगे तो सीधा लिख देंगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक बीच से भी जा रहा है, लेकिन बीच से दिखा देंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लोगे, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे कि वो मान लो इधर आना है, इसको मान लो बैटरी लगा दिया आपने, यहां पर लिख दोगे बैटरी V, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लिख दोगे चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, चार्ज एक्यूमुलेशन रुक गया, इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब यहां दिखाओगे आप कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे, इसी में मत दिखाओ, डायग्राम ऐसे बना लो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो,
एक्सटर्नल कंडक्टर के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है QE, क्योंकि फोर्स जो है वो QE है और E जो है Q जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस EE। तो आप बोलोगे F इक्वल टू होता है MA, यहाँ से बोलोगे A इक्वल टू F अपॉन M, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर लिखोगे A इक्वल टू F की जगह माइनस E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से मॉड A बराबर लिख दोगे E बाय M, यहाँ तक लिख के आओगे। फिर यहाँ पे एक और डायग्राम बनाओगे, ऐसे कहोगे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये एक कर्नल से टकराया, यहाँ लिख दोगे कि ये क्या है, कर्नल है। उस समय उसकी इनिशियल स्पीड म्यू1 थी। फिर वो दूसरे कर्नल से टकराया, उस समय उसकी फाइनल स्पीड v1 थी। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ1 था, फ्री पाथ λ1 था। यहाँ पर बता दोगे कि τ1 जो है वो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्योंकि एग्जाम में लिखने में तो आना चाहिए, कैसे लिखेंगे, λ1 बराबर फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। म्यू लिख दोगे इनिशियल वेलोसिटी, v लिख दोगे फाइनल वेलोसिटी। इस तरह से एक और इलेक्ट्रॉन को दिखा दोगे ऐसे, ये प्लस से टकरा रहा है, मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी म्यू2 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है और इसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम τ2 है और फ्री पाथ λ2 है। फिर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे डैश 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 करके कि nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कर्नल से टकराया, म्यू n है इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड कर्नल से टकराने के बाद v1 है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ1 है और फ्री पाथ λn है। ठीक है, फिर आप यहां से कहोगे कि हेयर द इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन। ये हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन है। सो वी थिंक दैट electron is in accelerated motion, electron is in accelerated motion, therefore its velocity increases gradually। इस बात को अलग लिख देते हैं, ठीक है, ये डायग्राम बना लोगे, अच्छे से लिख देते हैं कहीं पर, इस बात को यहां पर लिख देते हैं। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू विच वी थिंक दैट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज accelerated electron velocity gradually increases। हम ऐसा सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है, इसीलिए वो उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, बट ड्यू टू दी collision with kernels, electron is drifting। collision होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है and moves with constant velocity। यानी एक्सेलरेशन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कर रहा है और ड्रिफ्टिंग करने की वजह से
वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करने की वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। यानी अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात लिखो तो 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, एवरेज वेलोसिटी से, जो कि है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। हम सोच रहे थे कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, लेकिन ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत कम दूरी तय कर पा रहा है, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी बहुत छोटी है। और ओवरऑल जब चेक किया गया तो देखा गया कि इसकी एक्सेलरेशन तो है, लेकिन इसकी ड्रिफ्टिंग की वजह से इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब इतनी बातें लिख लोगे तब लिखोगे, इरेज करें इन सब बातों को, ये सब लिख लिया, फिर यहाँ से ये सब बातें लिख लिया, लिख लो, उसके बाद ये प्रॉब्लम मिटा देते हैं। फिर यहाँ से लिखोगे, आप कैसे लिखोगे ये पहले समझ लोगे तब तो लिखोगे ना, समझ ही नहीं आएगा तो रटने से नहीं याद होता है फिजिक्स, ठीक। फिर लिखोगे कि म्यू एवरेज जब हमने देखा तो देखा μ1 प्लस μ2, सबका जो इनिशियल वेलोसिटी का जब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जब हमने एवरेज स्पीड देखा μn/n, तो देखा कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा था, यानी जब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उस समय इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो चुका था। यहाँ पर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन पर कूलम थी, तो अंदर में निगेटिव इधर पॉजिटिव होने की वजह से इधर भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 न्यूटन पर कूलम हो पा रहा था, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन का μ1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का μ3, μ2, μ3, इस तरह से जो एवरेज निकाला तो देखा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन अंदर में रुका हुआ है, ये लिखोगे। उसके बाद लिखोगे कि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में क्लास 9th में हमने पढ़ा है v = u + at। अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो v1 = μ1 प्लस a, एक्सेलरेशन सब जगह फिक्स्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम ही है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन होने की वजह से भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है। वही चीज तो समझा है, ड्रिफ्टिंग की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो a, और पहले वाले के लिए t की जगह τ1, उसी तरह v2 लिखोगे तो μ2 + a τ2 प्लस डैश 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 डैश। अगर v1n लिखोगे तो μ1 + a τn लिखोगे। अब इन सबको हटाया जाए, a की जगह जो आया है उसको साइड में लिख के रख लेते हैं, a की जगह मिला है e/m, ठीक है, इरेज करें, ये सब लिख लेना, जो भी लिखना है सब लिखना है। अभी जो हम बाद में लिख के दिखा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सब बातें लिख के आओगे तभी जाके अच्छा नंबर मिलेगा और सब चीज समझ में आएगी भी। और इस तरह से देखो ज्यादा लंबा होगा हम मानते हैं, लेकिन समझने में बहुत मजा आएगा आपको। यहां से आप बोलोगे कि v1 + v2 + v3 + डैश 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 vn बचा = आगे बढ़ोगे तो μ1 + μ2 + μ3 कहां तक है, n नंबर तक है, प्लस डैश 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 μn बचा, प्लस a कॉमन लिया, τ1, देखो ना सब में a है तो a कॉमन लिया तो τ1 + τ2 + τ3 प्लस डैश 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 τn बचा। यहां तक कोई दिक्कत है, इसको लिख लो, अच्छे से लिख लिया, पक्की वाली बात लिख लो। ये क्या हो गया हमारा, अपॉन ये v1 + v2 अपॉन n, क्योंकि n नंबर तक है, एवरेज निकाल रहे हो तो ये क्या हो गया v एवरेज, मान लो सबका v एवरेज निकाल रहे हो तो इसका एवरेज निकाला तो 20/n, इसका भी एवरेज हुआ तो 20/n, और इसका भी एवरेज हुआ तो 20/n, और यही जो एवरेज वेलोसिटी है यही इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये पूरा क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया,
एवरेज की जगह इज इक्वल टू में, ये ऑलरेडी आप जानते हो, यहाँ पे बचा μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस डैश 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 μn अपॉन n, और देखा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है इनिशियल वो क्या है, सब 0 है, प्लस a, और यहाँ है τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn अपॉन n, तो टाउ एवरेज बराबर भी आप लिख सकते हो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डैश 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 τn अपॉन n लिख सकते हो। अब बोलोगे नीचे में n कहां से लेकर आए, तो हमने मान लिया तीनों में n डिवाइड कर दिया, n इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए था, और वो जो एवरेज वेलोसिटी अभी समझाया था हमने आपको कि जो इसका एवरेज स्पीड है वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत 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 बड़ा है इसके एवरेज वेलोसिटी से, जो कि लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, और इसकी एवरेज वेलोसिटी ही इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसमें भी n डिवाइड कर दिए, इसमें भी n डिवाइड कर दिए, इसमें भी n डिवाइड कर दिए, तो एवरेज मिल गया। ये पूरा 0 है, और इसकी जगह लिख सकते हो आप टाउ एवरेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ये 0 हो गया। यहाँ से आपको मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर a इंटू टाउ एवरेज। a की जगह क्या लिख सकते हो, e बाई m। यहाँ से आपने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर a की जगह e बाई m इंटू टाउ एवरेज, और यही फॉर्मूला बन के आया। थोड़ा और इसको आगे बढ़ोगे तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ा था कि डेल्टा V बराबर E इंटू एल होता है। अगर कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मान लो उसकी इलेक्ट्रिक लेंथ जो है वो L है, उसका जो पोटेंशियल है वो V है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रिलेशन होता था ना, डेल्टा V बराबर E इंटू एल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ा था। तो E की जगह आप V अपॉन एल भी लिख सकते हो, तो E की जगह अगर V अपॉन एल पुट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E की जगह V अपॉन एल, m नीचे है, टाउ एवरेज, यानी ओवरऑल आपको मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। ये आपने पढ़ा होगा क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, नहीं पढ़ा होगा तो अगली क्लास में हम इसी को पढ़ाने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी 2 वीडियो पढ़ा रखा है हमने, तो इस 3rd वीडियो में यही बताएंगे। तो यहाँ से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मिल के आ गया, EV बाय ML टाउ एवरेज। और इसको इतना लंबा इसीलिए खींचा, इसको इतना लंबा इसीलिए खींचा क्योंकि आपको समझ में आए। हम भी जब पहली बार आज से 7-8 साल पहले पढ़ रहे थे तो बड़ा टेंशन होता था, कैसे फॉर्मूला आ गया, क्या हो गया। इसलिए शुरू के 40 मिनट 45 मिनट सिर्फ बकवास किया ताकि आपको चीजें समझ में आए, कैसे डिराइव करेंगे, और लास्ट में सब चीज लिख के समझा दिया। और यहाँ से मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर EV बाई ML, और इसको लिख लो, और यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मिल गया, EV बाई ML टाउ एवरेज। कोई दिक्कत है, पक्की वाली बात। और एक्सेलरेशन को अगर आप मॉड में नहीं लेते, सिंपल लेते, तो E की जगह माइनस भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस EV बाई ML, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने मॉड में ले लिया था तो प्लस कर दिया, नहीं लोगे तो माइनस भी लिख सकते हो। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन हो गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन के आ गया, माइनस EE बाई ML। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम चाहे तो एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या बताते हैं, सबको इरेज करो, सॉरी सबको लिख लो, इरेज करते हैं, लिख लिया। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप डिफाइन करो। कितने देर पढ़ा दिया भैया, ओहो 58 मिनट में सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन मजा आएगा। लास्ट के 10 ही मिनट में हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बताया, लेकिन शुरू में जो समझाया है वो समझना बहुत जरूरी था, तो वही समझ में आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आता है। ठीक है, इरेज करें। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक फार्मूला हमने पाई है, वो क्या पाई है, ओहो चुंबक काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस EV बाय ML, माइनस लिखो या प्लस लिखो कोई दिक्कत नहीं, इनटू टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज कैसे निकलता है वो देख ही लियो। टाउ एवरेज क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी हमने देखा एक और फॉर्मूला बना सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर चाहे तो। अभी हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक कर्नल से टकराया, उस समय उसकी एवरेज इनिशियल स्पीड μ1 थी, फिर दूसरे कर्नल से टकराया, फाइनल μ2 थी, और यहाँ पर टाउ 1 था और ये लैम्डा 1 था।
इसी तरह से बहुत सारा किया तो टाउ एवरेज हमने निकाला टाइम का, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 टाउ n अपॉन n। उसी तरह अगर हम लेमडा m निकाले, एवरेज इसका निकाले, लेमडा का एवरेज निकाले, तो हम उसको भी लिख सकते हैं लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस डैश 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 लेमडा n अपॉन n, क्योंकि बहुत एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे के लिए फिर लेमडा 2 टाउ 2 होगा। तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी ही तो निकालते हैं ड्रिफ्ट में ना, तो एवरेज निकालोगे तो यहाँ टाउ एवरेज जो निकालते हो इसको हम लेमडा m भी कहते हैं, यानी मीन फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का मीन फ्री पाथ यानी एवरेज, जैसे कि वेलोसिटी का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, उसी तरह लेमडा का एवरेज लेमडा m होता है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, लेमडा ही तो था, सबका एवरेज निकाला तो क्या निकला, लेमडा m अपॉन टाइम, टाइम क्या था, टाउ ही तो था, एक के लिए टाउ 1 दूसरे के लिए टाउ 2, तो टोटल टाउ एवरेज। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हो गया माइनस ई वी बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज, और यही आपको डिराइव करने आएगा तो यही आएगा, ये तो बच्चों वाला है ना, ये तो कोई भी कर लेगा डिराइव, ठीक, इतना ही डेरिवेशन है इसका। तो ये डिराइव कर, ये भी फॉर्मूला से क्वेश्चन बन सकता है, इस फॉर्मूला को डिराइव करने आ सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी शायद ही कहेंगे कि समझा दिया है, ठीक है। क्या लगता है आपको, समझा पाए हैं कि नहीं समझा पाए हैं? हाँ सर समझा दिया है, पक्की वाली बात, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, हमने एक बार 40 मिनट का जो कहानी सुना है ना, जो चीजें बताई है, अगर वो बात पकड़ लिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई। इसलिए उतना सारा बकवास करके समझाते लास्ट में कैसे डिराइव करना वो भी साफ साफ लिख के समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये बात करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है बहुत बड़ा, एक कंडक्टर क्या है, बहुत बड़ा है। अब ये कंडक्टर है तो इसके पास स्मॉल n यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम में 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कहां पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। मान लेते हैं, अब इसका देखो करें, समझेंगे आराम से। अब हम जानते हैं कि चार्ज बराबर क्या होता है, तो चार्ज बराबर होता है, पढ़ा है ना, Q बराबर n ही पढ़ा है, शुरू में समझाया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज बराबर यही होता है। अब मान लेते हैं ये एक छोटा सा पोर्शन हम इसमें से कहीं से भी काट लेते हैं, ठीक है, और समझ लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो अंदर घुस गए और इसके अंदर आ गए, ठीक है, इसके अंदर आ गए, ठीक। अब इसके अंदर आने में टाइम लगा dt, कोई दिक्कत है, टाइम लगा dt, अच्छा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम निकालने जा रहे हैं चार्ज प्रेजेंट इन AB एरिया, जो हमारा AB वॉल्यूम, AB कंडक्टर, जो समझो आराम से डिराइव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम AB कंडक्टर के अंदर में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कि I बराबर dq अपॉन dt होता है। dq अपॉन dt अगर किसी तरह से मिल गया तो हमारा करंट मिल जाएगा। तो हमने बोला इसके अंदर बहुत सारा चार्ज होगा, इसके अंदर मान लेते हैं छोटा सा चार्ज होगा dq,
अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये यूनिट वॉल्यूम नहीं काटा हमने, एक छोटा सा कोई भी एरिया काट लिया, तो हमने बोला इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर किसी एक यूनिट वॉल्यूम में अगर इतना इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो इसका वॉल्यूम पता चल जाए, मान लो इसका वॉल्यूम कोई बोल दे कि वॉल्यूम ऑफ AB जो है वो 10 मीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AB कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन है तो 10 × 10⁻29 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर हमें AB का किसी तरह से वॉल्यूम पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी का भी अगर वॉल्यूम निकालना हो, इसी बोर्ड का अगर, या फिर मान लो इस रूम का अगर वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करते थे, बेस एरिया इनटू हाइट करते थे। तो मान लेते हैं इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो A है, तो वॉल्यूम बराबर लिख सकते हो एरिया इनटू, अब हाइट ले लो, या ये जो डिस्टेंस है यही तो है, एरिया इनटू डिस्टेंस कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम बराबर होता है एरिया की जगह A, डिस्टेंस को आप लिख सकते हो स्पीड इनटू टाइम, कोई दिक्कत है। अच्छा, वॉल्यूम बराबर एरिया की जगह A, स्पीड की जगह, जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड लोगे तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर घुस रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर इन दैट एरिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से घूम रहा है। और टाइम मान लो उसको लग रहा है छोटा सा टाइम dt, क्योंकि छोटा सा जगह का चार्ज निकाल रहे हो, तो मान लो इसके बीच का टाइम dt है, तो ये इसकी क्या हो गई, वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम है और एक यूनिट में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक यूनिट में इतना इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इतना वॉल्यूम है टोटल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे एक यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो n इंटू जो वॉल्यूम आया है वो। समझ रहे हो इस बात को, एक चीज तो समझाया कि 1 मीटर क्यूब में अगर इतना वॉल्यूम है और इतना अगर वॉल्यूम टोटल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो n इंटू दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एरिया इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मान लो E है। अब यहां से dt को इधर लेके आओगे तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू n a v d e आ जाएगा, कोई दिक्कत है। और dq अपॉन dt क्या है, करंट है, यानी I इक्वल टू v d e n a बचा, देखो v d e n a, v d क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है हमारे पास EV/ml इंटू टाउ एवरेज या लेमडा m अपॉन टाउ एवरेज, जैसा दिया जाएगा उसके अनुसार। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्या है, एरिया इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसको लोग याद करता है I इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, जिसको लोग पढ़ता है V ना, और ये V ना जो है ये मेरे मम्मी का नाम है, वीना मिश्रा, तो यहीं से हमें याद भी रहता है I इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सुंदर बनाना है तो I इक्वल्स टू वी डी की जगह डाल दो माइनस ई वी बाई एम एल टाउ एवरेज, तो ये हो गया वी डी की जगह, उसके बाद ई एन ए डाल दोगे तो ई ई मिलके हो जाएगा ई स्क्वायर, तो I बराबर माइनस ई स्क्वायर एन वी ए अपॉन एम एल इंटू टाउ एवरेज। वैसे ज्यादातर इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये डेरिवेशन हो गया किसका, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटीज I इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ लिया, उसके अंदर उसका वॉल्यूम निकाल के स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया।
और ई की जगह ई डाल दिया, क्योंकि छोटा सा एरिया पकड़ा था तो उसके अंदर छोटा सा चार्ज होगा छोटे से टाइम के लिए, इसलिए डी क्यू और डी टी लाए, डी टी को इधर लेकर आए तो डी क्यू अपॉन डी टी आई बन गया और वी डी ई एन ए डिराइव हो गया। और इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का डेरिवेशन हमने आपको समझाया, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना है, समझना है, जानना है। अगर कोई दिक्कत रहा हो तो प्लीज इन्फॉर्म, प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देखा है, बड़े बड़े टीचर भी बहुत कॉम्प्लिकेट करके समझाए हैं, इसलिए हमने 40 मिनट 42 मिनट की स्टोरी आपको समझाई है, ताकि उस स्टोरी की मदद से आप चीज़ों को पकड़ पाओ। अगर नहीं पकड़ पाए होंगे तो आप हमें बोलोगे, हम फिर से इसकी वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट, और समझ में आया तो देन कमेंट थैंक यू सर, या समझ में आ गया सर, हमें भी लगेगा कि हमने जो मेहनत की है वो फल लाया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, थैंक यू सर, ओके ओके, मजा आया, हाँ सर बहुत मजा आया, थैंक यू, बाय, थैंक यू सर।